हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 6th लेक्चर, जिसके अंदर हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं कल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज के लेक्चर का। कल हमने सीखा था कि हमारे पास 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसके अंदर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी में कल रिंग के सारे केसेस लिए थे। हमने रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने रिंग के सेंटर पर हमने रिंग को सेमी रिंग बनाया था और एक जनरल केस भी किया था रिंग का, वो सब हमने कल फाइंड किया था। तो आज उसका कंटिन्यूएशन है। हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट और फाइनाइट रॉड। हम करेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में जब रॉड पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना हो तो किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। हम उसके पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में एंडिंग में जो वो रिंग और रॉड दोनों को मिक्सचर बना के अच्छे से हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम कल के लेक्चर का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, जिससे कि आपको आज उसमें मदद मिलेगी। कल हमने सीखा था रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमने देखा था यहाँ पर रिंग था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिंग पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे रिंग पर, तो हमने क्या क्या केस देखे थे। उसके अंदर हमने देखा था कि जो सेंटर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0। हमने देखा था रिंग हो और उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो तो आती है 0। इसके अंदर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है लैम्बडा। फिर हमने यहाँ पर सेमी रिंग देखा था, इस तरह से सेमी रिंग। यहाँ पर जो सेंटर पे वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढते हैं तो उसका सिर्फ साइन कंपोनेंट आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं इनेट। और इसकी जो वैल्यू आ रही थी, जो ये पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी 2k लैम्बडा बाई आर। हमने देखा था सेमी रिंग के लिए वैल्यू आ रही थी 2k लैम्बडा बाई आर। फिर हमने क्वाड्रेंट देखा था, इस तरह से हमने क्वाड्रेंट देखा था, इस तरह से क्वाड्रेंट। तो उसका ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से 2 कंपोनेंट आता था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये कंपोनेंट, एक एक्स में कंपोनेंट आता था, एक वाई में, और जो रिजल्टेंट आता था ई नेट, ये हमारा रिजल्टेंट आता था ई नेट। और इसकी वैल्यू क्या थी ई नेट की? ई नेट की वैल्यू थी √2k लैम्बडा बाई आर। इसका जो डेरिवेशन है आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले लेक्चर देख के आओ, जिससे कि ये सब आपको समझ पड़े। फिर हमने जनरल केस देखा था, एक जनरल केस रिंग के लिए, इस तरह से जनरल केस, जिसमें हमने टोटल एंगल लिया था अल्फ़ा और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था लैम्बडा, और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था इस तरह से। इस सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, बट आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पर सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो ये था, ये रेडियस r था और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो था q। यहाँ पर भी जो चार्ज था वो था q और यहाँ पर भी जो चार्ज था वो था q। और ये हमने जनरल केस लिया था रिंग के लिए, जनरल केस, जिसमें सारे आंसर आते थे। और इसका आंसर क्या आता था जनरल केस के लिए? ई नेट जनरल केस के लिए इस डायरेक्शन में आता था, बिकॉज जिसका ये कंपोनेंट था वो कैंसिल हो जाता था ई नेट। और यहाँ पर जो ई नेट की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी 2k लैम्बडा बाई आर इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ा है वो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द रिंग, यह रिंग है। तो यहाँ पर देखो टोटल एंगल जितना सबटेंड किया है वो लिखना है। जैसे क्वाड्रेंट के केस में हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और सेमी सर्कल के केस में हो जाएगा 180 डिग्री, और रिंग के केस में हो जाएगा 360 डिग्री। इतना हमने किया था। और हमने लास्ट में एक केस किया था यहाँ पर कि रिंग हो, उसके एक एक्सिस पर एक पॉइंट दिया हो, यहाँ पर वो पॉइंट अगर x डिस्टेंस दूर हो, रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट हो, x डिस्टेंस दूर हो, और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो हमने इसका भी डेरिवेशन देखा था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था ई नेट, उसकी वैल्यू आती थी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो x है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है, x जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, r जो था उसका रेडियस था। तो ई नेट की वैल्यू क्या आती थी कि जो q है वो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द रिंग, जो q है वो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग है, ओके q। तो यहाँ पर वैल्यू आती थी KQX अपॉन r² प्लस x² रेज़ टू 3/2। हमारा जो ई नेट है वो x पर डिपेंड करता था, जितना जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ई नेट बढ़ेगा घटेगा, वो पता नहीं अपने को, वो तो डिपेंड करता है। हम देखेंगे कि बिकॉज ये लीनियर एक्सप्रेशन तो है नहीं, हम डायरेक्टली बता नहीं सकते बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। x डिस्टेंस दूर हो तो पॉइंट आता था ये,
अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सेंटर का पॉइंट हो जाएगा, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आता था 0। इतना कुछ हमने कल के लेक्चर में किया था, सबका डेरिवेशन और किस तरह से ये सब फॉर्मूले आए हैं वो हमने देखा था। इन सब में आपको याद रखने वाली चीज़ सिर्फ 2 ही बात है, ये बात आपको याद रख लो, ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस टू 3/2। और यहाँ पर ये जनरल केस याद रख लो, ई नेट का जनरल केस। अब कोई भी हमको दिया होगा हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, हमको ये सब वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, √2 2 के। यहाँ पर सिर्फ जनरल केस याद रख लो और इतना याद रखो जो अल्फ़ा है यहाँ पर लिख लो, अल्फ़ा इज़ टोटल एंगल सबटेंडेड, अल्फ़ा इज़ टोटल एंगल सबटेंडेड, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। और ये था कल का लेक्चर का रिवीजन। तो इसको रफ करके हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखो यहाँ पर जो रिंग है ये x डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा सिंपल सा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है। बिकॉज ये लीनियर एक्सप्रेशन है नहीं, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पर आएंगे, मीन्स x की कौन सी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, वही हमारा रहेगा क्वेश्चन। तो इसको रफ करके वही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इसको रफ कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर फिर से वही केस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस of the uniform ring where electric या E net is maximum। हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग जहाँ पर E net जो है मैक्सिमम है, जो रिंग है उसका रेडियस है r, रिंग है जो उसका रेडियस है r, और उसके ऊपर टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको इतना दे दिया है, और एक्स डिस्टेंस जो है, ठीक है, हमको पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो ये मेरा रिंग है, इसका मैंने कल 3D में आपको अज्यूम कराया था कि रिंग किस तरह से 3D में है, ओके। ये हमारा रिंग, इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है उसका रेडियस r, और ये हमारा डिस्टेंस x। हमको ढूंढना है कि कौन से पॉइंट पर ई मैक्स आएगा, ई मैक्स x की कौन सी वैल्यू पर हमारा आएगा ई मैक्स। तो हमको इसका फॉर्मूला पता है कि ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें ई नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। हमको फॉर्मूला पता है। वो हमको पता है कि अगर हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फाइंड करना है, या हमने मैक्स में आपने सीखा होगा कि आपको कोई भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, अगर किसी भी चीज़ का हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए हम वो इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हमको किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और ये इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है। एक्स वेरिएबल क्यों है, बिकॉज जो आर है वो तो कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ रिंग हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, के जो है कॉन्स्टेंट है, चार्ज जो है टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज़ कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक्स है। तो यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फाइंड करना होगा तो हमको यहाँ पर एक केस लगाना पड़ेगा कि dE/dx इक्वल टू 0। उसका डिफ्रेंसिएशन, उसका dy/dx या dE/dx इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम। यही होता है मैक्सिमम का निकालने का कंडीशन। याद रख लो, कभी भी फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी विल डिफ्रेंशिएट ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये इसमें डिवीज़न रूल लगेगा, बिकॉज u/v फॉर्मूला है। तो डिवीज़न रूल किस तरह से लगाते हैं, आपने डिफ्रेंशिएशन तो सीखा होगा। तो यहाँ पर ई नेट लिखता हूँ मैं, ई नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा dE/dx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले नीचे का टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे r² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और ऊपर के टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो के क्यू तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता है ना कि आपने पढ़ा है कि नहीं क्लास 11 में। देखो यहाँ पर पहले नीचे के टर्म को कांस्टेंट रखना है एज इट इज़, उसके बाद ऊपर के टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, के क्यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा के क्यू, और बीच में माइनस साइन आता है यहाँ पर। उसके बाद ऊपर के टर्म को कांस्टेंट रखना है यहाँ पर के क्यू एक्स,
और नीचे के टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा, 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 जो चैन रूल लगेगा 3/2 आगे आ जाएगा और ऊपर का एक पावर कम हो जाएगा, 3/2 - 1 हो जाएगा 1/2 और फर्दर ये तो कांस्टेंट है, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा नीचे, r² + x² रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर। नीचे ये डिनोमिनेटर आता है। इतना आपको पता है कि किस तरह से यूवी रूल लगाया जाता है। मैंने डिवीज़न रूल यहाँ पर लगाया है। ओके, डिवीज़न रूल। उसके बाद क्या करना, d/dx जो है इसको हमको इक्वल टू 0 करना है। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 करता हूँ, यहाँ पर d/dx को इक्वल टू मैं 0 करता हूँ तो ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और एक टर्म, ये टर्म को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, r² + x² रेज़ टू 3/2 KQ, या तो मैं अभी इसी तरह से लिख रहा हूँ, KQx × 3/2 r² + x² रेज़ टू 1/2 × 2x = 0। ये टर्म तो 0 हो गया, ये दोनों टर्म मैंने इक्वल टू 0 करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा ये वाला टर्म, तो यहाँ पर जो इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये k से ये k कैंसिल हो गया यहाँ पर और ये q से ये q कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इतना समझ पड़ रहा है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और देखो यहाँ पर r² + x² रेज़ टू 3/2 है, यहाँ पर r² + x² रेज़ टू 1/2 है। तो 1/2 और 3/2 में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ देखो r² + x² रेज़ टू 3/2 है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 × r² + x² रेज़ टू 1/2 इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। हम देखो नीचे का डिनोमिनेटर बेस सेम रखा है मैंने, पावर यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया, 1 + 1/2 3/2 ही होता है। तो इसको मैंने इस तरह से लिखूँगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर सिर्फ r² + x²। इतना पॉइंट समझ पड़ा कि नहीं आपको। ये 3/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पर मैंने इसको 1 + 1/2 रखा तो 1/2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ r² + x² और यहाँ पर इस तरफ क्या बच रहा है, इस तरफ ये तो टर्म कैंसिल हो गया ये वाला, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर 3x², यहाँ पर बच रहा है 3x²। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ पड़ना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद हम x² को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा r² = 2x²। तो r²/2 इक्वल टू हो रहा है x²। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x = +or -r/√2, x = +or -r/√2। ये हमारी वैल्यू है, मीन्स x = r/√2 पर यहाँ पर डिस्टेंस जो अगर r/√2 हो जाएगा तो उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है कि देखो ये पूरा टोटल r है, अगर मैं r/2 डिस्टेंस यहाँ पर लूँ r/√2 तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा मैक्सिमम। ओके, तो x = r/√2, इतना हमें समझ पड़ गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर x = r/√2 आ गया। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया, हमको तो वैल्यू तो मिल गया, हमारा आंसर तो आ गया, पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग वेयर द यूनिट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया यहाँ पर x = r/√2। बट किसी ने हमसे पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो एक पॉइंट है, कौन से पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो हमसे किसी ने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये पॉइंट को आपको इक्वेशन में रख देना है, मेन इक्वेशन में। यहाँ पर किसी ने हमको बोल दिया कि वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना हमको पता चल गया कि r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। बट कितना होगा वही ढूंढने के लिए हम x = r/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x = r/√2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा, KQ x की जगह पर आ गया r/√2 अपॉन नीचे है r² + x² करूँगा तो हो जाएगा r²/2 रेज़ टू 3/2। ओके, यहाँ पर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा KQ r/√2 और नीचे क्या है 2r² + 3 हो जाएगा 3r²/2, तो हो जाएगा 3r²/2 रेज़ टू 3/2। यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, देखो यहाँ पर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फर्दर, यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको फर्दर में। ऊपर तो है KQR, नीचे देखो 3/2, देखो इसको मैं बाहर निकालूंगा 3/2। किस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ लिखो इसको फर्दर आगे लिखते हैं, चलो इसको कहीं दूसरी जगह पर लिखता हूँ मैं।
ये आपने नोट कर लिया इसको, एक बार इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ करके यहाँ पर फर्दर लिखता हूँ मैं इसको। देखो यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ पड़ना चाहिए अच्छे से, KQR/√2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे है 3R² 2 तो इसको फर्दर कैसे लिखूँगा मैं, ऊपर तो रहेगा KQR/√2 सेम, और नीचे यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करो। देखो R² का बाहर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा R3, यहाँ पर बचेगा R3, और यहाँ पर देखो 3/2 बाहर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 3/2, पहले 3 को बाहर करते हैं तो 3 का देखो नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/3/2 हो जाएगा, मीन्स 3/2 इस तरह हो गया। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा KQR/√2 और R³ तो यहाँ पर है ही। अब 3/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3/3/2 क्या हो रहा है 3/3/2। तो यहाँ पर जो 1/2 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं √3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं √3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3, तो नीचे आएगा 3√3 और यहाँ पर आएगा 2 देखो नीचे अब 2 का भी 2 के लिए भी देख लो आप, नीचे 1/2 इस तरह से है और रेस्ट 3/2, तो 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/√2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2√2। ये पॉइंट आपको समझ पड़ा कि नहीं पड़ा, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब देखो यहाँ से ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा और एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ R² बचेगा, तो यहाँ पर हमारा फर्दर आंसर क्या आ जाएगा KQ अपॉन ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2KQ अपॉन नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 3√3R²। वैसे एक्चुअली आपको ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट किस तरह से लाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, x = R/√2 पर, R/√2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप सिर्फ, और किसी ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो आप x = R/√2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद देखो तो हमारा x = R/√2 पर यहाँ पर देखो x = R/√2 पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू आई थी 2KQ अपॉन 3√3R², इस तरह से वैल्यू आई थी। अगर किसी ने हमको पूछ लिया इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो भी देख लो आप। यहाँ पर ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो हम चेक करते हैं पहले x = 0 पर। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है यहाँ पर, हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन पहले लिख दो, यहाँ पर इक्वेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हो जाएगा KQX अपॉन R² प्लस x² 3/2। x = 0 पर, तो यहाँ पर देखो एट x = 0 हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है 0, बिकॉज यहाँ पर x = 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0। और x = इन्फाइनाइट पर, x = इन्फाइनाइट पुट करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी इन्फाइनाइट है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी यहाँ पर देखो इस तरह से हो जाएगा R² प्लस x², और यहाँ पे x² डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 0। किस तरह से 0 आएगी, देखो मैं समझाता हूँ आपको इस तरह से। देखो E = KQX है अपॉन नीचे मैं R² कॉमन निकाल लूँ, सॉरी x² कॉमन निकाल लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा x² 3/2, 2 से 2 कैंसिल और बाहर आ जाएगा x³ और अंदर बचेगा R² अपॉन x² प्लस 1, अंदर इस तरह से बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ax से ax² कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो अब x की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करोगे आप, अगर आप x की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो 1/∞, देखो यहाँ पर देखो x की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट कर रहे हो तो 1/∞ = 0 होता है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो 1/∞ = 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी e की वैल्यू क्या आ रही है 0, मीन्स x = 0 पर भी e की वैल्यू 0 है और x = इन्फाइनाइट पर भी e की वैल्यू 0 है।
इन्फाइनाइट पर की वैल्यू 0 कैसे आई? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर इन्फाइनाइट डालोगे तो 1/इन्फाइनाइट जो होगा वो हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1/इन्फाइनाइट हो जाएगा 0, तो 0 + 1 होता है 1, बट 1/इन्फाइनाइट जो है यहाँ पर 0 है, इसलिए हमारा जो होल इक्वेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये तो इतना तो आपको समझ पड़ रहा होगा। तो x = 0 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और x = इन्फाइनाइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट यहाँ पर कोई एक मैक्सिमम पॉइंट भी आ रहा है कि x = r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। x = 0 पर सपोज ये मेरा x का ग्राफ है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट ड्रॉ करता हूँ मैं। मैक्सिमम पॉइंट जो है यहाँ पर है x = r/√2। ये है, ये मेरा x का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये है r/√2 का पॉइंट, और ये मेरी वैल्यू है, यहाँ पर ये मेरी वैल्यू है 2kq/3√3r²। तो देखो ग्राफ किस तरह से आएगा। x = 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 0, और x = r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम, और उसके बाद हमारा जो x = इन्फाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। किस तरह से आएगा? थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो यहाँ पर x = 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, और x = r/√2 पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है मैक्सिमम। x = r/√2 पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 2kq/3√3r²। और देखो यहाँ पर x = इन्फाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 को टेंड कर रही है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। एक्चुअली हमारा आंसर आया था वो x = ± r/√2 तक आया था, बिकॉज x² ऐसे आया था ना, x² = r²/2, तो हमने x = r/√2 लिखा था। इसका मतलब ये ग्राफ नेगेटिव में भी रहेगा। नेगेटिव में कैसे? x = माइनस, देखो यहाँ पे हो जाएगा -r/√2। यहाँ से इसको रफ करता हूँ मैं। -r/√2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर से मैक्सिमम आएगी, और x = -∞ पर फिर से 0 आएगी। तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो है नेगेटिव इन्फाइनाइट में। ये मेरा नेगेटिव x एक्सिस। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। किसी ने आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, सिंपल सा ग्राफ था, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं था। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फाइंड करना था। अब हम रॉड के केस का शुरू करते हैं कि अगर फाइनाइट रॉड हो, फाइनाइट लीनियर रॉड हो, तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए, वही हम देखते हैं। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड, फाइनाइट लीनियर रॉड। यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर रॉड है फाइनाइट, इसके अंदर भी वही सेम केसेस लगाने हैं हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वेक्टर एडिशन करेंगे हम, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है, बट अपने तो कॉन्सेप्ट से चलना है, लंबा हो या छोटा हो। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे फाइनाइट चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज, ठीक है। इतना समझ पड़ेगा यहाँ पर। और ये हमको एक पॉइंट पर ढूंढना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर जो कि अल्फ़ा एंगल सब्सटेंड करता है उसके एक एंड से, और दूसरे एंड से सब्सटेंड करता है बीटा एंगल। यहाँ पर इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ पहले मैं। ये लाइन सीधी नहीं पड़ रही है यहाँ पर, ओ यस, सीधी पड़ गई लाइन यहाँ पर, सक्सेसफुल। और यहाँ से एक इस तरह से लाइन, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पर। P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो P पॉइंट है वो इस रॉड के एक एंड से बनाता है अल्फ़ा एंगल, और एक एंड से बनाता है बीटा एंगल। इसका सिंपली मतलब है अल्फ़ा बीटा इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। हमने यहाँ पर जनरल केस लिया है कि अल्फ़ा एंगल बना रहा है या बीटा एंगल बना रहा है। अगर अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा तो ये P पॉइंट जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द रॉड हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा अलग अलग होगा तो हम यहाँ पर फाइंड कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो समझो, यहाँ पर ये हमारा क्यू चार्ज और अल्फ़ा और बीटा एंगल है। P पॉइंट पर हमको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम कल की तरह हम फॉलो करेंगे, हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट कट करेंगे, फिर एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। वही सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर से L लेंथ ऊपर जाके
देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो एलिमेंट या तो आप dx भी ले सकते हो, dl भी ले सकते हो, आपका वो तो वेरिएबल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, x लेंथ जाके ऊपर x लेंथ जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट काट रहा हूँ। ये डिस्टेंस है, सपोज़ ये a दिया है हमको, हमने यहाँ पर x डिस्टेंस जाकर dx विड्थ का एक एलिमेंट मैंने काट लिया है। और ये एलिमेंट जो है P पॉइंट से फाई एंगल बनाता है। यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल हमको डिफाइन करने पड़ रहे हैं, बिकॉज ये भी कुछ एंगल पर होगा, वो एंगल होगा फाई। मैंने बोल दिया है फाई एंगल पर d5 विड्थ का, फाई एंगल पर d5 विड्थ का ये मेरा d5 बहुत ही छोटा है। ओके, समझ लो ये जो लाइन है दोनों समझ लो एक ही जैसी लाइन है। d5 जो है बहुत ही छोटा सा एंगल है, और dx और यहाँ पर जो चार्ज है वो है dq। ये रॉड है, फाइनाइट चार्ज है, इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लेमड़ा इतना पॉइंट। अब P पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया, 5 विड्थ पर जाकर d5 विड्थ का एलिमेंट ले लिया। तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगी, इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, d जिसको बोलता हूँ मैं dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो है de। अब फिर से ये de के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पड़ेगा x में और एक कंपोनेंट पड़ेगा y कंपोनेंट पड़ेगा। ओके, ये कंपोनेंट जो हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा de। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल मेरा फाई होगा, तो ये हो जाएगा मेरा de cos फाई, और ये हो जाएगा मेरा de sin फाई। इतना आपको समझ पड़ गया। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हमने दो कंपोनेंट ले लिया, de cos फाई और de sin फाई। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका यहाँ पर एक एलिमेंट होगा जो कि इसके ये sin फाई वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। ये तो हम तभी ले सकते हैं जब ये P पॉइंट जो है एग्जैक्टली मिडल में हो। ठीक है, हम तो यहाँ पर जनरल केस कर रहे हैं, यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा है यहाँ पर इक्वल नहीं है। कल हम जो केस कर रहे थे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर सेमी रिंग किया था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे यहाँ पर एलिमेंट लेके, तो उसका मिरर एलिमेंट एग्जैक्टली यहाँ पर अवेलेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों चार थे इक्वली डिवाइडेड थे और ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल फिगर था। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, बिकॉज ये जो है ये पूरा एंगल है अल्फ़ा। ओके, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये क्या है, अल्फ़ा है, और यहाँ पर ये पूरा जो एंगल है वो है बीटा। तो ये एंगल सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि जो d sin फाई कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल तब होगा जब यहाँ पर जो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। वो तो ये जो जनरल केस है, तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, तब वो जो है कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ रहा है d sin फाई, एक कंपोनेंट आ रहा है d cos फाई। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या बहुत सारे एससी वर्मा टेक्स्ट बुक में यहाँ पर इसको बोलते हैं हम ई पैरेलल बोलते हैं। मीन्स ये जो रॉड है इसके पैरेलल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ई पैरेलल। और ये डी cos फाई जो है ये रॉड के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, और ये जो है पैरेलल है रॉड के, इसलिए हम इसको बोलते हैं ई पैरेलल। इससे भी एक नेम दे दिया गया है, उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमको दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, पैरेलल की वजह से भी और परपेंडिकुलर की वजह से भी। यहाँ पर जो है हमारा ई परपेंडिकुलर क्या आया है, ई परपेंडिकुलर आया है डी cos फाई, और ई पैरेलल है हमारा डी sin फाई। हमको यहाँ पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर पहले हम डी डिफाइन करते हैं कि डी क्या होगा। डी होगा यहाँ पर हमारा चार्ज है डी क्यू, तो हो जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस को हमको कोई पॉइंट देना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को कोई नाम देते हैं। सपोज ये डिस्टेंस जो है वो आर है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोज़ कोई भी एक कंपोनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम फाइंड करते हैं, हम पहले ही परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर साइड में रखो थोड़ा, डी cos फाई, और ये जो है ई परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पर फाइंड करना शुरू करते हैं। देखो हम पहले फाइंड करते हैं ई परपेंडिकुलर। ठीक है, ई परपेंडिकुलर जो कि है डी cos फाई, ई परपेंडिकुलर है डी cos फाई, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर,
के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। इतना तक तो लिख लिया, इतना तक सिंपल था। अब हमको देखना है यहाँ पर कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर है कि वेरिएबल फाई है, वही हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से नोट करोगे कि देखो जो आर है ये भी जो है डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहेगा। जैसे मैं dx अगर यहाँ पर कट करूँगा तो यहाँ पर जो आर आएगा वो ये आर से अलग होगा, और अगर मैं dx यहाँ पर कट करूँ, अगर dx मैं यहाँ पर कट करूँगा तो यहाँ पर जो r बनेगा वो ये r से अलग होगा। मीन्स r भी जो है डिस्टेंस के साथ अगर x बढ़ेगा तो r भी जो है चेंज होता रहेगा। और यहाँ पर देखो इस तरह इस डायरेक्शन में भी r चेंज होगा, मीन्स r हमारा वेरिएबल है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये फाई जो है ये भी चेंज हो रहा होगा। फाई जो चेंज हो रहा है क्या, अगर जैसे यहाँ पर ये ऐसे फाई यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे तो जो फाई की वैल्यू दूसरी आएगी। ये पॉइंट एक्जैक्टली एंड पॉइंट लेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी अल्फा के इक्वल। यहाँ पर एक्जैक्टली एंड पॉइंट लेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी बीटा के इक्वल। यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो फाई की वैल्यू कुछ और आएगी। मीन्स यहाँ पर फाई जो है वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, आर भी वेरिएबल है यहाँ पर और फाई भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल को कैसे एक टर्म में हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सब वेरिएबल को हम एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले एक्चुअली हर क्वेश्चन में हम अभी तक करते थे रिंग में, वहाँ पर नीचे का जो आर था वो हमेशा रेडियस रहता था ऑफ रिंग, वो हमेशा कांस्टेंट रहता था। बट यहाँ पर जो आर है ये कांस्टेंट नहीं है, इसको भी हमको किसी एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ के है, तो के को बाहर निकाल के बाकी सबको हम फाई के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट में समझना था, यही यहाँ पर समझना था। यहाँ पर जो आर है वो भी वेरिएबल है, फाई है वो भी वेरिएबल है, डी क्यू है वो भी वेरिएबल है। तो पहले हम डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू लिख देंगे लैम्बडा इंटू डी एक्स। लैम्बडा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लैम्बडा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा डी एक्स। अब देखो यहाँ पर लैम्बडा फाइंड करने के लिए हमको डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर डी एक्स जो है कांस्टेंट तो है नहीं, और यहाँ पर हमको ये सबको भी फाई के टर्म में चेंज करना है। तो ये सबको चेंज करने के लिए एक यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल दिया है। यहाँ पर एक्चुअली रिंग था, उसके अंदर हमको अगर डी एक्स फाइंड करना होता था तो हम आर इंटू डी थीटा कर देते थे, एल इक्वल टू आर थीटा से। बट यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर तो रॉड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। कौन सा, जैसे ए बी सी दे देता हूँ, ए बी और पी, ए बी बी ट्रायंगल। हम यहाँ पर ए बी बी ट्रायंगल ले रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल है, उसका जो एंगल है यहाँ पर फाई है, और यहाँ पर जो साइड है ये एक्स है, नीचे का जो साइड है वो ए है, और ये साइड है यहाँ पर आर। ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबको एक वेरिएबल के टर्म में कंसीडर करते हैं कॉस फाई। यहाँ पर मैं कॉस फाई डिफाइन करूँ तो हो जाएगा ए अपॉन आर। यहाँ पर लिखूँ मैं कॉस फाई तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए अपॉन आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू सेक फाई। आर इक्वल टू क्या हो रहा है, ए इंटू सेक फाई, और ऊपर हो जाएगा कॉस फाई, नीचे वन अपॉन कॉस होता है सेक, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू सेक फाई। और यहाँ पर देखो हमने आर को तो चेंज कर लिया हमने फाई के टर्म में, ए तो कांस्टेंट है, आर को हमने चेंज कर लिया फाई के टर्म में। अब बचा रह गया यहाँ पर डी क्यू, और डी क्यू को हमको चेंज करना है फाई के टर्म में। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डी एक्स हमने यहाँ पर लिखा है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डी क्यू इक्वल टू है लैम्बडा इंटू डी एक्स। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर डी एक्स हमको किस तरह से फाइंड करें। तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम tan फाई लिखते हैं। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर tan फाई लिखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और tan फाई इक्वल टू tan फाई क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। tan फाई क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो यहाँ पर हमको dx का टर्म मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यहाँ पर हमको dx का टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर x इक्वल टू ए tan फाई। अगर मैं इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यहाँ पर क्या करूँ मैं, dx बाई डी फाई करूँ, dx बाई डी फाई, तो हो जाएगा a इंटू tan फाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, तो dx बाई डी फाई किया तो a तो कांस्टेंट है, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक फाई। तो यहाँ पर से हमको dx क्या मिला, यहाँ पर से हमको dx मिला a इंटू सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो हमारा तो काम ही हो गया। हमारा काम क्यों हो गया, देखो हमने डी क्यू था उसको हमने चेंज कर लिया फाई के टर्म में, बिकॉज लैम्बडा इंटू डी एक्स होगा। देखो यहाँ पर डी क्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देयरफॉर डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एक्स, क्या है मेरा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। यहाँ पर डी क्यू मुझको मिल गया।
तो अपना काम हो गया ना। डी क्यू हमने फाई के टर्म में चेंज कर लिया, आर को हमने फाई के टर्म में चेंज कर लिया, के तो कांस्टेंट है और कॉस फाई तो यहाँ पर है, सब एक वेरिएबल में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, यही हमको यहाँ पर करना था। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। इतना पॉइंट आप नोट कर लो। आगे यहाँ पर करता हूँ मैं, आगे कहाँ पर करूँ, ओके ठीक है, आगे यहाँ पर करता हूँ मैं, यहाँ पर आगे करता हूँ मैं। इसके फर्दर क्या करना है हमको, पहले ई परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यहाँ पर ई परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ई परपेंडिकुलर है के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो के तो कांस्टेंट है और डी क्यू की जगह क्या लिखना है हमको, लैम्बडा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और यहाँ पर कॉस फाई तो अलग से है ही। और नीचे आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या लिखना है, नीचे आर की जगह पर लिखेंगे हम ए इंटू सेक स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। आर की जगह पर क्या लिखेंगे, ए इंटू सेक स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। यहाँ पर एक ए से एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर मीन्स फर्दर क्या आ रहा है हमारा, के कांस्टेंट बाहर, लैम्बडा कांस्टेंट वो भी बाहर, नीचे का ए कांस्टेंट वो भी बाहर, अंदर क्या बचा रह गया, सिर्फ अंदर बचा रह गया कॉस फाई डी फाई, अंदर बचा रह गया कॉस फाई डी फाई। इतना आप समझ गए। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए हमको लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, देखो हमने यहाँ पर फाई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया है, हमने फाई यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव, बिकॉज ये डायरेक्शन का हमने पॉजिटिव लिया है। हमारा जो अल्फ़ा रहेगा वो पॉजिटिव और बीटा जो रहेगा वो नेगेटिव। तो हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, अल्फ़ा से लेकर माइनस बीटा तक। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, अल्फ़ा से लेके माइनस बीटा तक। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा से लेके माइनस बीटा तक हमको इंटीग्रेशन करना है। तो आगे कहाँ करूँ, आगे यहाँ पर करता हूँ मैं। तो क्या है मेरा आंसर, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू हो रहा है के इंटू लैम्बडा बाई ए, और हो रहा है यहाँ पर कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, के अल्फ़ा अपॉन के लैम्बडा अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पर साइन बीटा माइनस हो जाएगा साइन माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा आंसर, के लैम्बडा बाई ए हो जाएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर याद रखना है आपको। यहाँ पर जो ई परपेंडिकुलर आ रहा है मेरा, ई परपेंडिकुलर मीन्स ये रॉड के परपेंडिकुलर मतलब रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। डी कॉस फाई वाला मेरा क्या आ रहा है, के लैम्बडा अपॉन ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। वैसे हमको ढूंढना है ई पैरेलल भी ढूंढना है हमको यहाँ पर। तो ई पैरेलल के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ई पैरेलल में भी सब कुछ सेम ही आएगा, जस्ट यहाँ पर क्या आ रहा है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, यहाँ पर इंटीग्रेशन में साइन फाई आ जाएगा। बाकी ये सब तो सेम ही आएगा। उसके अंदर भी लिखूंगा मैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन फाई, और बाकी टर्म यहाँ पर सेम आएगा। तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ, ई यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो सेम। यहाँ पर जो ई पैरेलल हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फ़ा टू बीटा हो जाएगा साइन फाई डी फाई। बाकी सब तो यहाँ पर सेम ही है। तो यहाँ पर साइन फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस फाई माइनस अल्फ़ा टू बीटा। यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। और बाहर तो के लैम्बडा बाई ए तो है ही, बाहर तो के लैम्बडा बाई ए है। तो यहाँ पर आप देखो जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है उसमें साइन का कंपोनेंट आ रहा है साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा, और जो मेरा पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है उसके अंदर कॉस का कंपोनेंट आ रहा है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। इसको याद रखना है, कैसे याद रखना है, के लैम्बडा बाई ए तो दोनों में है। अगर परपेंडिकुलर पूछा है तो साइन कर लेना है और दोनों पॉजिटिव रहेगा, बीच में पॉजिटिव साइन है। और अगर पैरेलल पूछा है तो कॉस लेना है और बीच में नेगेटिव साइन है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, बट इसको याद कर लेना बिकॉज ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से रफ करके इसका फर्दर केस लेते हैं हम यहाँ पर कि इसके केसेस पढ़ेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग होगी तो उसमें कुछ केसेस होते हैं वो देख लेते हैं इसको।
तो देखो हमने अभी तक सीखा कि फाइनाइट लीनियर चार्ज हो तो ई पैरेलल कंपोनेंट आएगा ई के लेमड़ा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, और ई परपेंडिकुलर आएगा के लेमड़ा अपॉन ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। इसमें आपको क्या रखना है, देखो यहाँ पे याद रखो कि जो अल्फ़ा एंड बीटा आर एंगल्स सबटेंडेड एट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट पर जो एंगल थे वही हमारे अल्फ़ा और बीटा थे, यहाँ पर इतने याद रखना है आपको। और दूसरा यहाँ पर जो ए है इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड है, या लीनियर चार्ज लिखो या रॉड लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। और लेमड़ा था वो तो पता ही है आपको, के तो कांस्टेंट है। अल्फ़ा बीटा कहाँ तक है, एट अल्फ़ा बीटा जो एंगल है वो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड पे बीच में जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसका एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके 2 केसेस आते हैं, यहाँ पर केस लिखते हैं। मैं पहला केस लिखता हूँ यहाँ पर, केस वन केस आता है इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज मतलब क्या होता है दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सपोज एक रॉड है यहाँ पर, और ये रॉड जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर जो है ये रॉड इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ पर हमको एक पॉइंट पर बोला है किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला तो यही सेम रहेगा कि हमने एक लीनियर चार्ज के लिए ढूंढा है, और यहाँ पर हमने रॉड का लेंथ भी डिफाइन नहीं किया कि रॉड का लेंथ कितना होगा। हमने यहाँ पर बोल दिया कि इनफाइनाइट चार्ज है। अगर ये रॉड होगा, यहाँ पर जो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इनफाइनाइट रॉड पर, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट आएगा इस डायरेक्शन में, या देखो इस तरफ आएगा ई परपेंडिकुलर आएगा, इस तरफ आएगा ई पैरेलल, और इस तरफ आएगा उसका ई नेट इनफाइनाइट रॉड का। बट यहाँ पर जब इनफाइनाइट रॉड होगा तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा एंगल जो होंगे वो इक्वल टू π/2 होंगे। अब इसको आप समझो कैसे π/2 होंगे। अगर देखो यहाँ पर अगर ये रॉड को मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने ये रॉड को बड़ा कर दिया और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो देखो ये एंगल कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो मैंने सिर्फ बोर्ड जितना बड़ा किया एंगल, तो जो देखो अल्फ़ा एंगल जो है कुछ 90 के करीब जा रहा है, और बीटा एंगल भी देखो 90 के करीब जा रहा है। ऐसे जो रॉड है इसको मैं इनफाइनाइट बड़ा कर दूँ, इनफाइनाइट मतलब इतना बड़ा कर दूँ, बहुत बड़ा करते जाऊँ। तो जो अल्फ़ा रहेगा, सोचो अल्फ़ा जो रहेगा एंगल, अगर इसको बहुत बड़ा कर दूँ तो अल्फ़ा कुछ ऐसे एंगल बनाएगा उसको बहुत बड़ा में। तो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो π/2 को टेंड करेगा। वैसे नीचे भी बहुत बड़ा मैं कर दूँ तो जो बीटा एंगल होगा वो भी टेंड करेगा π/2 तक। जैसे मैं बहुत बड़ा नीचे एंगल कर दूँगा तो बीटा भी जो रहेगा वो π/2 जितना टेंड करेगा। यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट होगी नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी तक बहुत ऊपर होता है, और ये जो अल्फ़ा और बीटा जो हो जाएंगे वो π/2 को टेंड करेंगे। π/2 मीन्स 90 डिग्री को टेंड करेंगे। अगर ये लाइन एकदम बड़ा कर दूँ, एकदम ऊंचा कर दूँ, तो जो अल्फ़ा रहेगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ऐसा समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज होगा तो जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू π/2 होगी। होप सो जो एग्जाम्पल से आप समझ पड़ा होगा आपको कि सोचो कि रॉड जो है बहुत ही बड़ा है, तो आप किसी पॉइंट से इसको देखोगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो, आप उसको देखोगे तो ऐसा देखना पड़ेगा आपको। अब 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो आपको ऐसे देखोगे। अगर 100 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो आपको पूरा ऐसे करके देखना पड़ेगा उसको, और 1000 फ्लोर की हो तो सीधा ऐसा करके देखना पड़ेगा कि उसके एंड पॉइंट कहाँ है, और उससे बड़ी होगी तो आपको दिखेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है, पूरा ऐसे देखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा हेड है वो 90 डिग्री को पूरा टेंड करेगा, तभी मेरे को उसका एंड पॉइंट दिखेगा। बादल को देखने के लिए आपको पूरा हेड ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर जो ई नेट आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आप समझो। तो यहाँ पर हमारा ई पैरेलल आएगा। ई जो पैरेलल है उसके अंदर अगर मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू π/2 पुट करूँ तो क्या आएगा मेरा, के लेमड़ा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू π/2 है, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 है। कॉस π/2 जो होता है वो 0 होता है यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ गया 0। यहाँ पर अगर इनफाइनाइट रॉड होगा, इनफाइनाइट चार्ज होगा, तो यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट आएगा 0। ई परपेंडिकुलर देख लेता हूँ। ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमड़ा अपॉन ए, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करो यहाँ पर, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन π/2 1 होता है और साइन π/2 होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के लेमड़ा बाई ए।
अगर इन्फाइनाइट चार्ज होगा, इन्फाइनाइट रॉड, तो उसका जो लेंथ है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2k लैम्बडा बाई ए। ये 2k लैम्बडा बाई ए आपने कहीं देखा होगा, शायद आपने उसके लिए देखा था सेमी रिंग। सेमी रिंग के लिए भी यही आता था 2k लैम्बडा बाई ए, और ये इन्फाइनाइट रॉड के लिए उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्बडा बाई ए। तो इसका फर्स्ट केस हो गया इन्फाइनाइट लीनियर चार्ज। और यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं हम। डस्टर कहाँ चला गया है, यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं हम। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये तो आपको समझ पड़ गया कि ई पैरेलल आएगा उसमें 0 और ई परपेंडिकुलर आएगा 2k लैम्बडा बाई ए। ठीक है, अगर इन्फाइनाइट चार्ज होगा इतना याद रखो, सिर्फ अल्फा बीटा होगा π/2, बाकी कुछ याद मत रखो। यहाँ पर हम π/2 करके पुट कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे हमेशा। अल्फा बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/2। और सेकंड केस क्या होता है यहाँ पर, सेकंड केस देख लो। यहाँ पर सेकंड केस हम देखते हैं सेमी इनफाइनाइट चार्ज। सेकंड केस देखते हैं हम सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। अगर चार्ज इनफाइनाइट ना हो, सेमी इनफाइनाइट हो। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट हो, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट ना हो, जैसे कुछ इस तरह का। यहाँ पर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, बट इस पॉइंट पर हमको इसका एंड पॉइंट पता है। और हमको किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, यहाँ पर ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पॉइंट जो है इनफाइनाइट है, मीन्स जो हमारा अल्फा एंगल है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, बिकॉज ये लाइन तो बहुत ऊपर है। तो हमारा इसके अंदर जो अल्फा एंगल हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा, या तो 90 डिग्री बोल सकते हो उसको। अल्फा जो है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इसलिए जो हमारा अल्फा एंगल हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा। और जो बीटा एंगल होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर ही फाइंड करना है, तो इसके साथ जो बीटा एंगल बनाएगा यहाँ पर, जो ये इधर का जो रॉड था वो तो है ही नहीं, यहाँ पर जो बीटा एंगल होगा वो ई के इक्वल हो जाएगा। तो बीटा एंगल क्या होगा यहाँ पर, इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ओके, बीटा एंगल किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री। यहाँ पर बीटा एंगल आएगा ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो बीटा 0 हो जाएगा और अल्फा जो है π/2। यहाँ पर जो हमारा ई पैरेलल आएगा, ई पैरेलल वो देखो क्या आएगा, k लैम्बडा बाई ए अपॉन इंटू कॉस बीटा क्या आ जाएगा मेरा, कॉस बीटा 0, तो कॉस 0 होता है 1 और कॉस π/2 होता है 0, तो यहाँ पर आएगा 1, तो हो गया k लैम्बडा बाई ए। उसी तरह से देखो ई परपेंडिकुलर में, ई परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरा, k लैम्बडा बाई ए इंटू साइन बीटा, साइन 0 0 होता है, साइन अल्फा होता है, और साइन 90 होता है 1, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, मीन्स आ रहा है k लैम्बडा बाई ए। तो अगर जो होता है, अगर सेमी इनफाइनाइट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पर, ये ई पैरेलल है, ई जो ई परपेंडिकुलर है, और ये है मेरा ई पैरेलल, और यहाँ पर जो ई नेट आ रहा है और k लैम्बडा बाई ए, k लैम्बडा बाई आ जाएगा। तो ई नेट मेरा क्या आएगा, ई नेट हो जाएगा √ऑफ k लैम्बडा बाई ए का होल स्क्वायर प्लस k लैम्बडा बाई ए का होल स्क्वायर। तो ई नेट हो जाएगा मेरा √2 k लैम्बडा बाई ए। यहाँ पर मेरा क्या रहा है, √2 k लैम्बडा बाई ए। अब सोचो कि ये वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, ये वैल्यू भी आपने कहीं ना कहीं देखी है। ये वैल्यू किस में आती थी, क्वाड्रेंट में आती थी, आपने देखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने कल फाइंड किया था क्वाड्रेंट, उसमें जो वैल्यू आई थी वो आई थी √2 k लैम्बडा बाई ए। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो √2 k लैम्बडा बाई ए आ रही है। डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, बिकॉज ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों सेम आ गए। तो ये दो केसेस थे फाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए। अगर इनफाइनाइट चार्ज होगा तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा √2 k लैम्बडा बाई ए, और अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो √2 k लैम्बडा बाई ए। तो इतना पॉइंट आपने याद कर लिया। और कल हमने जो लेक्चर सीखा था उसके अंदर हमने रिंग के बारे में देखा था। रिंग का जनरल केस क्या था, यहाँ पर नेट कर लो, रिंग वाला रिंग का जनरल केस था। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर। 2 k लैम्बडा बाई ए साइन अल्फा बाई 2, ए आर जो था रेडियस था, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये भी आप नोट कर लो। तो इतने पॉइंट के साथ हम अब एक दो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जिसके अंदर रिंग वाला भी कॉन्सेप्ट और ये रॉड वाला कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। यहाँ पर ओ सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर फिगर में क्या दिया है, देखो ये है एक सेमी रिंग दिया है, सेमी रिंग, और यहाँ पर 2 सेमी इनफाइनाइट रॉड दिया है यहाँ पर, और हमको यहाँ पर सेंटर ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी और रॉड वाला भी।
तो किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम, देखो ये सेमी रिंग है, सेमी रिंग की वजह से ई नेट कहाँ पे आता था, हमको ओ सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर उसको ब्लैक पेन से करता हूँ मैं। जो सेमी रिंग था उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आता था, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज इसको ए नाम दूँ मैं, ये बी है और मेरा सी है, तो ये मेरा ई है, मेरा ई डायरेक्शन में आता था, ठीक है। ये सेमी रिंग की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में, बिकॉज जिसका ये कंपोनेंट था वो तो कैंसिल हो जा रहा था और सी साइन कंपोनेंट ऐड हो रहा था। अब यहाँ पर ये सेमी इनफाइनाइट रिंग है, तो ये तो एंगल 0 है, तो मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसकी वजह से, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ई बी, हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसके पैरेलल कंपोनेंट होगा मेरा ये ई पैरेलल कंपोनेंट, ये हो जाएगा मेरा ई पैरेलल कंपोनेंट। समझ पड़ रहा है, इसके पैरेलल होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये तो 0 हो गया यहाँ पर, और इसके वजह से जो होगा इनफाइनाइट, उसके वजह से यहाँ पर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री पर टेंड करेगा, तो ये मेरा हो जाएगा ई बी। ई बी का है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये ई बी का है पैरेलल कंपोनेंट। उसी हिसाब से ये चार्ज के लिए देखो, सी चार्ज के लिए यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये है मेरा ई बी ई सी परपेंडिकुलर, और इसके वजह से होगा यहाँ पर ये डायरेक्शन में, ये पॉइंट की वजह से होगा ये डायरेक्शन में, मीन्स एक्जैक्टली 90 डिग्री पर, बिकॉज ये इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्जैक्टली 90 डिग्री पर ई सी पैरेलल। इतना समझ पड़ा आपको, इतना समझ पड़ा कि नहीं पड़ा। हमने सिर्फ रिंग, पहले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ई ए, और इसके सेमी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा यहाँ पर, दो कंपोनेंट पड़ा यहाँ पर, एक ई सी परपेंडिकुलर और एक ई सी पैरेलल, और यहाँ पर भी इसका दो कंपोनेंट पड़ा यहाँ पर ई बी का, यहाँ पर ई बी परपेंडिकुलर और ई बी पैरेलल। यहाँ पर देखो यहाँ पर ई बी और ई सी दोनों सेम ही रॉड है, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई ही लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ई बी इक्वल टू ई सी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो ये जो कंपोनेंट ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर दोनों सेम ही हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी सेम होगा, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है ई बी परपेंडिकुलर और ई सी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो सेमी इनफाइनाइट रिंग के लिए मेरा क्या आता है आंसर, पहली बात रिंग के लिए देखो, रिंग सेमी रिंग के लिए मेरा आंसर आता है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम ये फॉर्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है। 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, तो 2k लैम्बडा बाई आर है साइन अल्फ़ा, रिंग के लिए 180 डिग्री होता है, साइन 90 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, ये सेमी इनफाइनाइट रिंग के लिए पैरेलल कंपोनेंट क्या आता है, तो ये पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, k लैम्बडा बाई ए साइन k लैम्बडा बाई ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये था उसका पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट में बीटा और अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ k लैम्बडा बाई ए, एक का वैल्यू 0 है, एक का वैल्यू 90, तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है k लैम्बडा बाई ए, ओके। ई पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है k लैम्बडा बाई ए, उसी हिसाब से इसके लिए भी कंपोनेंट, इसका भी ई पैरेलल कंपोनेंट आएगा k लैम्बडा बाई ए, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। देखो ई पैरेलल ड्यू टू बी लिखो, ई बी का पैरेलल जो होएगा वो भी होगा k लैम्बडा बाई ए, और जो ई सी है उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो भी होगा k लैम्बडा बाई ए। अब दोनों यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हैं, तो सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ई डायरेक्शन टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा हो जाएगा यहाँ पर ई नेट हो जाएगा यहाँ पर 2k लैम्बडा बाई ए, और रिंग की वजह से क्या था, सेमी रिंग की वजह से यहाँ पर आ रहा है 2k लैम्बडा बाई आर। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस जो है इक्वल टू आर के इक्वल है, जो ए डिस्टेंस है यहाँ पर वो इक्वल टू आर है, तो यहाँ पर मैं 2k लैम्बडा बाई ए आर भी लिख सकता हूँ। क्यों आर लिख सकता हूँ, बिकॉज सेंटर से लेके ये डिस्टेंस यहाँ पर जो इक्वल टू है वो इक्वल टू आर ही, मैंने बोला था ना कि जो ए था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं इसको इक्वल टू आर लिख सकता हूँ, ओके। ऑप्शन ए में ए के फॉर्म में है, तो मैं दोनों को ए लिख सकता हूँ इक्वल टू ए। ऑप्शन ए है तो ए इक्वल टू आर लिख दो, बिकॉज ए इक्वल टू है आर, जो डिस्टेंस है वो ए इक्वल टू आर है। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर मेरे को आर के टर्म में लिखना चाहिए था ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे ए वेरिएबल जो है वो डिफाइंड नहीं है।
यहाँ पर दोनों को आर के टर्म में कंसीडर कर लो, यहाँ पर 2k लैम्बडा बाई आर। अब देख रहे हो कि दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो सेंटर पर ई नेट क्या आ रही है, सेंटर पर ई नेट आ रहा है यहाँ पर 0। बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर है, बहुत मस्त है। इन्फाइनाइट और लीनियर इसको हमने देखा यहाँ पर, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है 0। किस तरह से हमने पहले इसके लिए फाइंड किया, तो इसका आया 2k लैम्बडा बाई आर। इन दोनों का हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। ये दो भी कैंसिल हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। होप करता हूँ कि आपके क्वेश्चन